गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में यूनिट 3 के अंतिम टॉपिक राज्य के कार्य के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। राज्य के कार्य के सिद्धांत में 4 सिद्धांतों की चर्चा की गई है आपके सिलेबस में। पहला है आदर्शवाद, दूसरा उदारवाद, तीसरा समाजवाद और चौथा लोक कल्याणकारी। इन चारों में सबसे पहले हम लोग आज उदारवाद की चर्चा करेंगे। उदारवाद एक ऐसी अवधारणा है जो 17वीं शताब्दी में यह अपने चरम स्थिति पे अपने उत्कर्ष अवस्था में पहुंच गए। वास्तव में उदारवाद का आने का मुख्य कारण क्या है? मध्य युग में जब सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इतना हनन किया गया, इतनी उल्लंघन किया गया कि लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उत्सुक हुए और समाज में सामंत वर्ग के खिलाफ एक नए व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ और यह व्यापारिक वर्ग अधिक से अधिक स्वतंत्रता की मांग चाहने लगा, जिससे वह अपनी आर्थिक गतिविधियों को सही तरीके से कर पाए। व्यापारियों की यह मांग ने उदारवादी विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, उदारवादी विचारधारा को जन्म दिया। उदारवादी विचारधारा को हम लोग जो है परंपरागत और आधुनिक 2 भागों में बांट कर देखेंगे और इस विचारधारा को, संपूर्ण विचारधारा को हम लोग 4 भागों में बांट के देखेंगे। विचारधारा क्या है, इसके समर्थक क्या हैं, राज्य के कार्य संबंधी इसकी विचार क्या है और इसकी आलोचनाएं क्या है। यह जो है 1 नंबर और 5 नंबर दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो है सबसे पहले राज्य के कार्य के सिद्धांत उदारवाद में परंपरागत उदारवादी विचारधारा का समर्थन करेंगे। जो परंपरागत उदारवादी विचारधारा है वो 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक अपने उत्कर्ष अवस्था में था। इस विचारधारा की मान्यता यह था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, अर्थात राज्य तो जरूरी है, लेकिन इस जरूरी के साथ इसमें तमाम तरह की कमियां भी। इन कमियों के साथ हमको राज्य को अपनाना ही अपनाना होगा। दूसरा, राज्य के नकारात्मक कार्य और हस्तक्षेप का समर्थन करता है उदारवाद। उदारवाद का मानना है कि जो राज्य है वह वास्तव में राज्य के अंदर जो नकारात्मक गतिविधियां हैं व्यक्तियों का, असामाजिक गतिविधियां हैं जो व्यक्तियों का, उसी पर रोक लगाएगा। इसलिए चूंकि रोक लगाना है तो इससे राज्य की नकारात्मक अवधारणा कहा गया। व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए राज्य के व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप का समर्थन किया गया। परंपरागत उदारवाद के जो समर्थक हैं उसमें जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल सबसे प्रमुख विचारक हैं। इन्हीं विचारकों के राज्य के कार्य संबंधी विचारों का हम लोग अध्ययन करेंगे और इनके विचारों को जब अध्ययन करेंगे तो राज्य के कार्य संबंधी जो सिद्धांत है वह इससे कंप्लीट हो जाएगा। जॉन लॉक ने अपनी 3 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा। इसमें लेटर्स ऑन टॉलरेशन जो 1689 ईस्वी की है, दूसरा टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट 1690 का है और तीसरा एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो 1690 में प्रकाशित हुई थी। लॉक का यह तीनों पुस्तक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और आगे भी इसे पूछे जाने की संभावना है। लॉक का यह मानना था कि जो राज्य है उसकी संकुचित और न्यूनतम कार्य होना चाहिए। राज्य का कार्य कितना, हम लोगों को राज्य के कार्य के संबंधी सिद्धांत को पढ़ना। तो उदारवाद का मानना है कि राज्य कौन सी विचारधारा अधिक कार्य का समर्थन करता है, कौन सी विचारधारा कम कार्य का समर्थन करता है, इसी चीज का हम लोग को जिक्र करना है। तो जो उदारवादी विचारधारा है जिसमें जॉन लॉक है, इसने कहा कि राज्य के संकुचित और न्यूनतम कार्य का समर्थन जो है लॉक करता है कि राज्य कम से कम काम करे, थोड़े से काम उसके पास रहेंगे, तभी व्यक्तियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता रहेगी और व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास संभव हो सके। इनका यह भी मानना था कि राज्य का कार्य संकुचित क्यों होना चाहिए, तो राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते के तहत व्यक्तियों के द्वारा हुआ। राज्य जो निर्मित हुआ है वो व्यक्ति ने स्वतः अपने विकास के लिए बनाया है। राज्य क्या है? साधन है और व्यक्ति का विकास साध्य है। इसलिए राज्य और व्यक्ति की तुलना की जाए तो व्यक्ति राज्य से बड़ा है। ठीक है।
तीसरी बात है, जो राज्य है, राज्य का जो शासन है, जो शासन का कार्य है, वास्तव में व्यक्ति की सहमति के आधार पर ही होनी चाहिए। शासन के कार्य में शासक निरंकुशता का प्रयोग नहीं कर सकता। शासक यह नहीं कर सकता कि हमारी जो शक्तियां हैं वह ईश्वर के द्वारा मिली हुई हैं, बल्कि उसको यह समझना होगा कि जो हमारे शासन की शक्तियां हैं वह जनता के द्वारा मिली हुई है, इसलिए हमारा जो भी शासन होगा वह जनता की सहमति के आधार पर ही होगा। लॉक ने बताया कि जो व्यक्ति है उसको 3 प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं और राज्य का काम है इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना। व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार कौन है लॉक के अनुसार? तो जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। इन्हीं तीनों प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का प्रथम दायित्व और कार्य। इनके अलावा राज्य को दूसरा कार्य नहीं करना। राज्य के इन कार्यों में यदि किसी प्रकार की व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है या उनके अधिकार संकट में जाते हैं तो व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे जो विचारक हैं वह है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी राज्य संबंधी कार्यों पे अपने विचार दिया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण पुस्तक इसने लिखा, ऑन लिबर्टी जो 1859 की किताब है और दूसरा कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये 1860 की। ऑन लिबर्टी, दूसरा कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और दोनों का प्रकाशन भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है। जॉन स्टुअर्ट मिल का राज्य संबंधी क्या विचार रहा, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता है। कहता है यदि व्यक्ति सत्य को जानना है तो हमें तर्क और वितर्क के माध्यम से ही जान पाएंगे। सत्य को जानने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए व्यक्ति की अभिव्यक्ति की पूर्ण आजादी होनी चाहिए। उस पर राज्य का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मिल ने सनकी झक्की व्यक्तियों को पूर्ण रूप से बोलने का आज़ादी दी। उसका मानना है सनकी व्यक्ति के द्वारा भी कभी कभी सत्य की भाषा बोल दी जाती है। इसने बताया कि किसी समय ईसा मसीह और सुकरात को लोग सनकी और झक्की समझते थे, लेकिन बाद में उनके विचारों को पूजनीय माना गया। इसलिए विचार की अभिव्यक्ति पूर्ण होनी चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की प्रतिबंध राज्य के द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए। इसने जिस तरह विचारों की अभिव्यक्ति की वकालत किया, ठीक उसी तरह व्यक्ति के कार्य की स्वतंत्रता की वकालत की। कार्य करने की जो स्वतंत्रता और व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट करता है और उसकी आत्मोन्नति की मार्ग को प्रशस्त करता है। यदि व्यक्ति को कार्य करने की पूर्ण आज़ादी दिया जाए तो वह अपने व्यक्तित्व को पूरी तरीके से प्रकट करने और अपने आत्म विकास करने की साधन के रूप में उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो कार्य करने की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। कार्य करने की स्वतंत्रता में मिल का 2 तरह के कार्य करने की स्वतंत्रता की बात करता है, पर विषयक कार्य और स्व विषयक कार्य। स्व विषयक कार्य में राज्य के किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति जॉन स्टुअर्ट मिल नहीं देता है। इसका मानना है कि जो स्व विषयक कार्य होते हैं व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होते हैं, उसमें राज्य को हस्तक्षेप करना, राज्य को किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करना यह अनुचित है और इसे किसी भी हद तक स्वीकार नहीं किया जा सकता। पर विषयक कार्य का संबंध समाज से होता है। व्यक्ति के कार्य का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। यदि उसमें जरूरत पड़े तो राज्य को पर विषयक कार्यों में ही हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल के द्वारा दिया जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने राज्य के कार्य को प्रमुख कार्य बताया कि सुरक्षा ही राज्य का प्रमुख कार्य। ठीक है, इस तरीके से जो परंपरागत उदारवाद की अवधारणा है जिसमें जॉन लॉक और हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार को पढ़े, आगे आधुनिक उदारवाद की अवधारणा को पढ़ेंगे जहां हम टी.एच. ग्रीन के विचारों को पढ़ के और फिर आलोचना करके राज्य के उदारवादी कार्य के सिद्धांत को हम लोग समाप्त करेंगे। उदारवादी सिद्धांत के परंपरागत सिद्धांत को पढ़ने के बाद हम लोग आधुनिक उदारवाद के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। आधुनिक उदारवाद 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। आधुनिक उदारवाद
परंपरागत उदारवाद से अलग कैसे है, थोड़ी सी उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। परंपरागत उदारवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इतनी जोरदार वकालत की गई कि कुछ समय के बाद इस विचारधारा के आधार पर जब राज्य बढ़ा तो राज्य में निर्धन और अमीर दो ऐसे वर्ग उत्पन्न हो गए कि फिर से राज्य के सामने एक संकट उपस्थित हो गई। इस स्वतंत्रता में, इस प्रतिस्पर्धा में कुछ वर्ग बहुत आगे निकल गया, कुछ वर्ग बहुत पीछे छूट गया। इस पीछे छूटे हुए लोगों को फिर से समाज की विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना ही करना होगा। बिना हस्तक्षेप किए हम व्यक्ति के और संपूर्ण समाज का विकास नहीं कर सकते। इसीलिए आधुनिक उदारवाद जो है राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है और राज्य को ऐसे कार्य करने की अनुमति देता है जिससे निर्धन वर्ग, कमजोर वर्ग अपने विकास के लिए मार्ग तय कर सके। उनके विकास में जो बाधाएं हैं राज्य उसको हटाएगा और वह निर्धन वर्ग भी विकास के दौर में आगे जाएगा। इसलिए आधुनिक उदारवाद और परंपरागत उदारवाद के एकमात्र यदि अंतर देखा जाए तो यह है कि आधुनिक उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है और परंपरागत उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता। किन कारणों से करता है हस्तक्षेप, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। आधुनिक उदारवाद का पुरजोर जो प्रतिनिधित्व करता है वह है टी.एच. ग्रीन, और टी.एच. ग्रीन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये पुस्तक कई बार पूछा कि पुस्तक किसकी है, तो टी.एच. ग्रीन की है। और इसी पुस्तक में टी.एच. ग्रीन ने राज्य के कार्य संबंधी बातों की चर्चा किया है। टी.एच. ग्रीन ने बताया कि राज्य जो है मानव परंपरागत उदारवादियों के समान यह नहीं माना कि राज्य जो है व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित नहीं। राज्य एक नैतिक संगठन है और राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। यह नहीं कि व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और वह अपना विकास होता करे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक, राज्य का यही मुख्य कार्य है। दूसरा बताया कि राज्य व्यक्ति को नैतिक तो नहीं बना सकता। वास्तव में व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का विकास का मतलब यह है ग्रीन के अनुसार कि व्यक्ति की नैतिकता का विकास। यह नैतिक जो गुण है वो व्यक्ति की आंतरिक गुण है, बाह्य गुण नहीं है। इसलिए राज्य व्यक्ति को तो नैतिक नहीं बना सकता, लेकिन व्यक्ति को नैतिक बनने के लिए उसके मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं राज्य उस बाधाओं को दूर करेगा और व्यक्ति को नैतिक बनने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस तरीके से राज्य कैसी भूमिका अदा कर रहा है, एक सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। व्यक्ति की नैतिक विकास के लिए उसे एक सहयोग और सहारा देगा, तो जो है व्यक्ति अपने नैतिक का विकास राज्य के सहयोग के माध्यम से कर पाएगा। इसने कहा राज्य मुख्य रूप से कौन सा कार्य करेगा, तो इसने बताया कि समाज में 3 प्रकार की, ग्रीड के अनुसार समाज में 3 प्रकार की बुराइयां थी, जिसमें अज्ञानता, शराबखोरी और भिखमंगापन। इन तीनों बुराइयों को राज्य के द्वारा दूर किया जाएगा ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास या नैतिक विकास कर सके। तो हम लोगों ने उदारवाद की परंपरागत और आधुनिक विचारधारा की चर्चा करने के बाद अब आते हैं इसकी आलोचना की। उदारवाद का जो महत्वपूर्ण आलोचक है वह है एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग ने उदारवाद की बहुत जोरदार आलोचना की है। उसने बताया इसमें इतिहास एवं परंपराओं को उचित महत्व नहीं दिया गया। जो उदारवादी विचारधारा है वास्तव में जो मध्ययुग में चली आ रही मान्यताओं को पूरी तरीके से खंडित करके एक नई मान्यता स्थापित करके फिर से समाज और राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें इतिहास और परंपराओं को महत्व नहीं दिया गया। दूसरी आलोचना की जाती है इसमें जो उदारवादी अवधारणा है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव की वृद्धि या मानव की विकास की सेंटर में रख के सारी बातें कही गई है। यह बात बहुत हद तक सही नहीं है। केवल व्यक्तिगत मानवीय वृद्धि को ही सब कुछ मान के चला जाए
तो राज्य और समाज एक न एक दिन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आदर्शवादियों ने भी इसकी उदारवाद की आलोचना किया। आदर्शवादियों ने आलोचना यह कहा कि उदारवाद में अत्यधिक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा जो दी गई है, अत्यधिक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, इससे समाज में, राज्य में अराजकता फैल सकती है। इसका सकारात्मक परिणाम समाज को और राज्य को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका परिणाम एक अराजकता स्थिति को प्राप्त करने में मिलेगा। मार्क्सवादियों ने भी उदारवाद की आलोचना किया। मार्क्सवादियों का मानना है कि उदारवाद से क्या है, पूंजीपति जो वर्ग है केवल उसी का हित का पोषण होता है। उदारवादी विचारधारा से जो सबसे ज़्यादा लाभ किसी को मिलता है, तो वह लाभ जो है पूंजीपति वर्ग को ही मिलता है। इस तरीके से राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत में जो उदारवादी अवधारणा है, ये काफ़ी थोड़ी सी लंबा है, इसलिए इस पर एक ही वीडियो बन पाया। बाकी जो समाजवाद है, लोक कल्याणकारी है और आदर्शवाद है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको हम लोग एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में भी उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आपसे मेरी यह गुंजाइश है कि बार बार वीडियो समाप्त होने के समय मैं यह बात कहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को जब भी देखिए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम जो है और रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का सही वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाएँ और आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।